हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2 और ये हमारी पहली वीडियो से इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर सारे टॉपिक कवर करेंगे और जेई में आपके जितने भी क्वेश्चंस आए उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से निकाल लीजिए पेन और कॉपी, मेरे साथ साथ में आप भी लिखते रहिएगा यहाँ पे। ओके, तो इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स क्या होता है और इस फिजिक्स को हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, काफी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी फिजिक्स होता क्या है। तो जैसे मान लो कि आपको पता होगा पुराने जमाने में जो चेस बोर्ड होते थे, चेस गेम जो होते थे वो राजा रानी खेलते थे। ओके, उनको अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से आता था, बड़े लोग खेलते थे यहाँ पे, लेकिन आज की डेट में क्या सभी को आता है ना। तो मान लो कि एक चेस बोर्ड है यहाँ पे और आपको पता होगा बच्चों, चेस बोर्ड में 8 बॉक्स बने होते हैं, मतलब 8 बाय 8 का बॉक्स बना हुआ होता है। यहाँ पे 8 बॉक्स बने हुए थे, मान लो कि यहाँ पे 8 बॉक्स है। ओके, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 8 बॉक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे एक ए राजा यानी एक किंग यहाँ पे बैठा हुआ है अपनी गद्दी पे, है ना। और यहाँ पे एक रानी, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ बी। ये क्वीन यहाँ पे आराम से बैठी हुई है और इन्हीं के यहाँ काम करने वाला एक मिस्टर क्या है, सी सर्वेंट है। मिस्टर सी क्या है बेटा, एक सर्वेंट है। अब ये सर्वेंट क्या करता था, कहीं भी जाता था तो अपने साथ एक डायरी लेके चलता था। क्यों? ताकि उसको कोई भी चीज अगर नहीं याद हो तो वो डायरी के अंदर लिख लेता था, वो उसको याद रहती थी ऐसा करने से। अब क्या हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, अब मिस्टर ए ने अपनी गोटी अरेंज की। मान लो कि हाथी है, घोड़ा है, यहाँ पे ऐसे वजीर है, यहाँ पे ऐसे इसने अरेंज कर लिया। अब मिस्टर क्यू ने भी क्या कर लिया, ऐसे अरेंज कर लिया, हाथी घोड़ा वजीर ऐसे 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 ऐसे, मतलब यहाँ पे अरेंज कर लिया इस प्रकार से, ऐसे गोटी इन्होंने अरेंज ऐसे कर लिया, अरेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब मिस्टर क्या हुआ, अब देखो मिस्टर सी सर्वेंट को ये तो पता था कि चेस बोर्ड है और इस चेस बोर्ड के अंदर ये गोटी होती है, हाथी होती है, वजीर होती है, उसके बाद घोड़ा होता है, उसको गोटी के नाम याद थे। लेकिन मिस्टर जो सी सर्वेंट इसको चेस गेम खेलना नहीं आता था। अब ये क्या कर रहा था, मिस्टर सी सर्वेंट पेड़ के पीछे छुप के देख रहा था, मतलब ये जो एक्टिविटी कर रहे थे राजा और रानी, जो गेम खेल रहे थे, इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा था मिस्टर सी सर्वेंट कर रहा था। अब क्या हुआ कि ए वाले राजा ने क्या किया, बड़े आराम से, बड़ी सुंदर, बहुत प्यार से उसने क्या किया, उसने जो हाथी को ऐसे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लेके गया, ऐसे सीधा, मतलब हाथी को सीधा चला रहा था। अब बी वाली जो क्वीन है, इन्होंने भी क्या किया, हाथी को ऐसे सीधा चलाया। अब भैया जो मिस्टर सी सर्वेंट है, इन्होंने देखा अच्छा, अब मिस्टर सी सर्वेंट को यह बात पता चल गई कि हाथी हमेशा कैसा चलता है, सीधा चलता है। तो उसने अपने डायरी में नोट कर लिया कि यानी कि हाथी कैसा चलता है, हमेशा सीधी चलता है, यानी कि स्ट्रेट मोशन करता है। ओके, तो उसने ये बात कॉपी कर लिया, उसने जो देखा उसने कॉपी कर लिया। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, अब हाथी तो हो गया। अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने, मतलब यहाँ पे जो राजा ने, अब क्या चला, घोड़ा चला। जब उसने घोड़ा चला तो मिस्टर ए ने क्या चला, घोड़ा में से आपको पता है डायगोनली चलता है। तो मिस्टर यानी कि कहने मतलब ये जो राजा है, इसने क्या किया, घोड़े को ऐसे डायगोनली चलाया, ऐसे डायगोनली। और जो रानी जो क्वीन है, इसने भी क्या किया, डायगोनली ऐसे चलाया। तो अब याद है कि बार बार राजा और रानी क्या कर रहे हैं, घोड़े को डायगोनली चला रहे हैं और हाथी को सीधा सीधा चला रहे हैं। तो इसके मिस्टर सी सर्वेंट के माइंड में फिट हो गई कि यार घोड़ा कैसे चलता है, घोड़ा हमेशा डायगोनली चलता है। उसने डायगोनली लिख दिया ऐसे, घोड़ा हमेशा कैसे चलता है, डायगोनली चलता है। क्योंकि वो बार बार क्या करता, वो बार बार इन एक्टिविटीज को देख रहा था। कौन, मिस्टर सी सर्वेंट देख रहा था। तो उसने अपने डायरी में नोट डाउन कर लिया। ये तो बात समझ आ गई कि हाथी सीधा ऑलवेज सीधा चलता है, घोड़ा हमेशा डायगोनली चलता है। अब भाई वजीर की बारी। अब जब मिस्टर ए ने क्या किया, कभी वजीर को कभी यहां पे ला दिया, कभी यहां पे ला दिया, कभी यहां, मतलब रेंडमली कहीं भी उसको चला रहा है कहीं भी। अब जो बी रानी है वो भी रेंडमली वजीर को कहीं भी चला रही है, ऐसे 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 चला रही है। तो मिस्टर जो सी सर्वेंट है, इसको ये बात समझ नहीं आई। इसने सोचा यार कि यार ये लोग हाथी को तो सीधा चलाए, घोड़े को तो डायगोनली चलाए, लेकिन जब बारी वजीर की आई तो वजीर को कहीं भी ये लोग रख रहे हैं, मतलब कहीं भी किसी की गोटी कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब कहीं भी रेंडमली चला रहे हैं। तो मिस्टर जो सी सर्वेंट था, उसने क्या किया, उसने फिर उस चीज को यहां पे ऐसे कॉपी कर लिया कि यानी कि जो आपका यहां पे वजीर होगा उसको रेंडमली कहीं भी मूव कराया जा सकता है, रेंडमली कहीं भी मूव कराया जा सकता है। तो उसने ये चीज उसने क्या कर लिया, मिस्टर सी सर्वेंट ने एक डायरी में नोट डाउन कर लिया। ओके, तो यानी कि जो जो वो एक्टिविटी देख रहा था, उस एक्टिविटी को किसने, मिस्टर सी ने ऑब्जर्व कर लिया। तो सबसे पहले यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले एक्टिविटी हुई, फिर ये एक्टिविटी हुई, इस एक्टिविटी को किसने ऑब्जर्व किया, मिस्टर सी सर्वेंट ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। तो यहां पे क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। अब मिस्टर सी सर्वेंट क्या, घर गया, इसकी छुट्टी हो गई, इसने क्या किया, इसी जो डायरी में जो लिख के रखा था, इसने क्या किया, इसके ऊपर क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब रिसर्च किया, मतलब इसी को उसने क्या किया, गेम को खेला खुद से, यानी बार बार एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर रिसर्च किया
कि हाथी सीधा चलता है, घोड़ा डायगोनल चलता है, वजीर कहीं भी चलता है। उसने सोचा, समझा, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, और बाद में क्या बना दिया, उसने अपना खुद का एक लॉ बना दिया, लॉ। और इसी लॉ को क्या बोलते हैं बेटा, इसी लॉ को क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स। तो सोच के देखो, अगर उसने ये इवेंट नहीं देखा होता और इस इवेंट को इस मिस्टर सी सर्वेंट ने ऑब्जर्वेशन नहीं किया होता, तो क्या वो उस एक्सपेरिमेंट करता घर पे आके? नहीं। और जब एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो क्या अपना खुद का एक लॉ बनाता? क्या नहीं बनाता। और ना तो एक कभी क्या फिजिक्स बनती। ओके, तो जनरली देखिए, मिस्टर सी सर्वेंट ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया और अपना खुद का एक लॉ बना दिया, और यही लॉ क्या कहलाया, एक फिजिक्स कहलाया। ओके, तो जनरली कहने मतलब फिजिक्स और कुछ नहीं है, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स गिव लॉज। यानी कहने के मतलब यहां पे लिख देता हूं, द स्टडी ऑफ नेचर एंड गिव्स इट्स लॉ, इट्स लॉ। यानी कि नेचर की स्टडी करके अपना खुद का एक नियम बनाना, अपना खुद का एक कानून बनाना, यही क्या कहलाता है, एक फिजिक्स कहलाता है। तो इस मिस्टर सी ने कुछ ऐसे किया, इसने क्या किया, इस एक्टिविटी को क्या किया, स्टडी किया, इस एक्टिविटी को स्टडी करके अपना खुद का एक लॉ बना दिया, यही लॉ क्या कहलाया, फिजिक्स कहलाया। तो बेटा अगर आपसे कोई बोलता है फिजिक्स क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स गिव्स इट्स लॉज, यानी ये बोलोगे आप। अब जैसे एक बात बताओ, मान लो कि न्यूटन है, न्यूटन ने अपना एक बनाया होगा F इजिकल टू m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर। इसने कैसे बनाया, इसने ऑब्जर्वेशन किया होगा, और जब ऑब्जर्वेशन किया होगा तो इस ये क्या कहलाएगा, ये एक फिजिक्स में ऐड हो गया, तो यही क्या कहलाने लगी, एक फिजिक्स कहलाने लगी। तो यानी हर चीज के पीछे क्या होता है बेटा, एक रीजन होता है। और फिजिक्स में कोई भी थ्योरम और कोई भी डेरिवेशन जो आप फॉर्मूले देखते हो, ये ऐसी ही नहीं आ जाती है। ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद अपना एक कंक्लूजन निकालते हैं। और ये जो कंक्लूजन होता है ना बेटा, यही क्या कहलाता है, लॉ कहलाता है, और यही ये क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो अगर आपसे कोई फिजिक्स बोलो तो आप क्या बोलोगे, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट गिव्स इट्स लॉज, आप कहलाओगे। ओके, अब देखिए बच्चों, यहां पे अगर आपको फिजिक्स को समझना है, अगर आपको फिजिक्स को समझना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज का। जब तक अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं पता, तो आप फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे इस मिस्टर सी सर्वेंट को ये पता था इसको हाथी बोलते हैं, ये पता था इसको घोड़ा बोलते हैं, ये पता था इसको वजीर बोलते हैं। तो अगर सोच के देखो बेटा, अगर मिस्टर सी सर्वेंट को ये इनके नाम याद नहीं होते, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट कभी कर पाता, क्या ये कभी अपना खुद का लॉ बना पाता, नहीं बना पाता। वैसे अगर फिजिक्स को समझना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल क्वांटिटीज। आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज का। जब तक अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं पता, तो आप फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर पाओगे। ओके, तो आइए इनको मिटा देता हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मिटा देते हैं इनको। राजा रानी का गेम हो गया खत्म, मिस्टर सी सर्वेंट का गेम हो गया खत्म। अब देखो यहां पे आते हैं, अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, इनको मिटा देता हूं मैं। देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज आपके क्या होते हैं बच्चों, बहुत टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि आपके वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, एक्सीलरेशन होती है, वैसे बहुत सारे टाइप्स की होती है। जैसे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि वेलोसिटी हो गई, उसके बाद स्पीड हो गई यहाँ पे, एक्सीलरेशन हो गई यहाँ पे, उसके बाद फोर्स हो गया यहाँ पे, मास हो गया यहाँ पे, लेंथ हो गया, है ना, उसके बाद लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं, आपके फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ये आपका एक फिजिक्स का पार्ट है। जैसे आपने क्लास 9 में सुना होगा, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, लेंथ, मास, ये सब क्या कहलाता है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। क्योंकि सोच के देखो बेटा, अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपको याद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आप फिजिक्स को डिफाइन कर पाओगे या फिजिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और substance, the property of a material or substance that can be quantified or measurement and define the
लॉ ऑफ फिजिक्स। ओके, तो ये क्या हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटीज हो गया यहां पे। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज भी आपके आपके कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा यहां पे, सबसे पहले होता है यहां पे एक फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद एक और क्वांटिटी आती है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसको पीक्यू लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। तो पहला क्या होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है बच्चों ड्राइव्ड क्वांटिटी, उसके बाद क्या होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि देखो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी टाइप्स की आती है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो खुद पर डिपेंड करती है, जो एक इंडिपेंडेंट होती है, जिसका खुद का अपना एक क्या होता है यूनिट होता है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या होती है ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओके, सबसे पहला इसके पास अपनी खुद की क्या होती है यूनिट होती है। जैसे कि बात करूं देखो मास, मास क्या है, मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं केजी में। अच्छा मास को मेजरमेंट करने क्या मुझे लेंथ चाहिए क्या, नहीं। क्या मुझे टाइम चाहिए क्या, नहीं। तो मास कैसी क्वांटिटी बच्चों एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जो एक इंडिपेंडेंट होती है, ओके, जो किसी दूसरे को पर डिपेंड नहीं करती है, और इसकी अपना खुद का क्या होता है एक यूनिट होती है। जैसे कि बात करूं सबसे पहले यहां पे मास, मास। अब मास को एक बात आता, मान लो कि मुझे अपना वेट को मेजरमेंट करना है, क्या मुझे लेंथ चाहिए क्या, नहीं। क्या मुझे टाइम चाहिए क्या, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे अपना वेट मेजरमेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए मास चाहिए। तो मास की क्या है, अब देखो मास को किसमें एक्सप्रेस करते हैं केजी में एक्सप्रेस करते हैं। तो यानी कि अगर मुझे वेट मेजरमेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मास चाहिए। ओके, अब आता है यहां पे लेंथ, लेंथ। अब मान लो कि इसका लेंथ मुझे मेजरमेंट करना है, तो लेंथ मेजरमेंट करना है तो क्या मुझे मास चाहिए क्या, नहीं। क्या मुझे टाइम चाहिए क्या, नहीं। भाई अगर लेंथ को मेजरमेंट करने तो मुझे लेंथ चाहिए। ओके, अब लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा यहाँ पे मीटर होता है यहाँ पे। अब थर्ड यहाँ पे क्या आता है टाइम। अब टाइम को मेजरमेंट कर, टाइम को अगर आपको मेजरमेंट करना है, क्या आपको बेटा यहाँ पे मास चाहिए क्या, नहीं। क्या आपको लेंथ चाहिए क्या, नहीं। अब भाई टाइम को मेजरमेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए टाइम चाहिए ना। अब टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है सेकेंड। उसके बाद फोर्थ आता है यहाँ पे टेम्परेचर। अब आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है मान लो कि, तो आपको क्या मास चाहिए क्या, नहीं। क्या लेंथ चाहिए क्या, नहीं। क्या टाइम चाहिए क्या, नहीं। अगर टेम्परेचर को मेजरमेंट करना चाहिए आपको क्या चाहिए टेम्परेचर चाहिए। और टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है केल्विन। केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहां पे फिफ्थ आता है, यहां पे फिफ्थ आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है बेटा एम्पियर होता है। और सिक्स आता है यहां पे, सिक्स आता है सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है मोल। इस मोल को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। सेवन आता है लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, और इसको कैंडेला में CAD से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे मास, मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं केजी में, लेंथ को किस में करते हैं मीटर में, टाइम को किस में करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर किस में करते हैं केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को किस में करते हैं एम्पियर में, सब्सटेंस ऑफ मटेरियल किस में करते हैं मोल में, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी किस में करते हैं कैंडेला में। अब देखिए ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा जो क्या करती है, जो जिनकी खुद की यूनिट है देखो यहाँ पे, और ये किसी दूसरे को पर डिपेंड नहीं करती, मतलब किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो खुद पर डिपेंड करती है। अब देखिए ये जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या करती है, ये खुद को पर डिपेंड करती है, किसी दूसरे को पर डिपेंड नहीं करती है। इनकी खुद की क्या होती है अपनी एक यूनिट होती है, ये किसी दूसरे को पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखो यहां पे ये 7 प्रकार के आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और इन्हीं 7 प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं एक एसआई यूनिट बोलते हैं। यहां पे क्या बोलते हैं, यहां पे एसआई यूनिट बोलते हैं। और इनको एक और नाम से जाना जाता है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जो खुद पर डिपेंड करती है, जिनकी खुद की एक यूनिट होती है। ओके, तो फंडामेंटल यही जो कितने प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, तो 7 प्रकार के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं एसआई यूनिट। ओके, अब देखो इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलते हैं बेस क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ये खुद पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे ये खुद पर डिपेंड करती थी, अब ये क्या है खुद पर डिपेंड नहीं करती है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड
करती है। जैसे कि यहां बात करें यहां पर फोर्स, फोर्स, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास। अब मास को देखो किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट होता है केजी। अब एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां पे केजी, तो केजी यहां पे देखो कैसी क्वांटिटी बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहां पे। ओके, तो केजी क्या है आपका, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसी प्रकार देखो यहां पे मीटर, तो यहां पे लेंथ की साइन क्या होती है, मीटर। अब मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पे क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो यहां पे सेकंड, तो टाइम का असाइनमेंट क्या होता है, देखो यहां पे सेकंड, यहां पे तो यानी कि जो टाइम है वो कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये क्या करती है, किसी दूसरे को पर डिपेंड करती है, खुद को पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखो जैसे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो केजी किस पर डिपेंड, देखो केजी कैसे बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मीटर कैसी बेटा, एफपीक्यू है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड क्या है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपका जो फोर्स है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है। इसका मतलब यह है कि फोर्स इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपका फोर्स क्या बेटा, एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उसी प्रकार और ले लेता हूं यहां पे वेलोसिटी एग्जांपल। अब वेलोसिटी क्या होता है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो बच्चों यहां पे डिस्प्लेसमेंट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। अब बताओ यहां पे मीटर किसकी असाइंड होती है, लेंथ की, और लेंथ कैसी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब उसी प्रकार देखो यहां पे सेकंड, तो सेकंड किसकी असाइन होती है बेटा, टाइम की, और टाइम क्या है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए वेलोसिटी इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी का हो गया, इंपल्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क हो गया, ये सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, इनकी खुद की यूनिट नहीं है, ये किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो ये क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आपसे कोई बोले बेटा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो कहना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वह होती है जो खुद पर डिपेंड करती है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, और इनके पास अपनी खुद की क्या होती है, एक यूनिट होती है। अगर आपसे कोई बोले ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आप क्या बोलना, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वह होती है जो खुद पर डिपेंड करती है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अब बात आते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार के आपके सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक होता है प्लेन एंगल, उसके बाद एक होता है यहां पे सॉलिड एंगल, यानी दो प्रकार के एंगल आपके होते हैं। अब जैसे कि प्यारे बच्चों, आपने क्लास 10th में खूब पढ़ा होगा, किसी को बहुत बोरिंग लगा होगा ये चैप्टर, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा होगा, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके 6 प्रकार के फंक्शन देखने को मिलते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, उसके बाद सेक, इस प्रकार से आपको देखने को यहां पे मिले होंगे। तो ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये जो आपके एंगल होते हैं बेटा, ये आपके ये क्या कहलाते हैं, प्लेन एंगल। और ये कौन से एंगल होते हैं बेटा, एक 2D एंगल होता है, इसको हम 2D एंगल के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये 2D एंगल होता है। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब ये क्लास 10th में हम जो पढ़ते आए सर, वो मतलब प्लेन एंगल है, हाँ भाई वो प्लेन एंगल है, और वो क्या कहलाता है बेटा, एक 2D एंगल है। ओके, अब प्लेन एंगल का असाइनमेंट क्या होता है बेटा, रेडियन। इसको किसमें मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में, रेडियन को RAD भी लिखते हैं, इसको रेडियन में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो देखो कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब देखो बचपन में आपने देखा होगा क्लास 6 में और क्लास 8 में बच्चों देखा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू, देखना आपने आर्क अपॉन रेडियस निकाला था। ये जो थीटा की जो वैल्यू निकलती है बेटा, ये हमेशा किस में निकलती है, एक रेडियन निकलती है, डिग्री में कभी नहीं निकलती है। जैसे कि बात करें, मान लो कि ये एक सर्कल है और ये मान लो O पॉइंट है, मैं मान लो कि यहां से यहां तक चला, कुछ R चला, R मतलब कोई रेडियस कवर किया। अब मान लो कि यहां से यहां तक मैं कुछ चला और यहां पे आके रुक गया। अब देखो मैंने कितना एंगल बनाया, मैंने कितना एंगल कवर किया, तो मैंने थीटा एंगल कवर किया। अब आपको पता है मैं यहां O से गया, A पे गया, फिर मैं A से फिर मैं B गया। अब ये जो होता है ये क्या कहलाता है, आर्क, और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। अब मैंने देखो मैंने कितना एंगल कवर किया, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पे क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो अभी जो थीटा की वैल्यू जो मुझे मिलेगी, ये हमेशा ऑलवेज किसमें मिलेगी बेटा, एक रेडियन में मिलेगा। किसमें मिलेगा बेटा, एक रेडियन में मिलेगा। सपोज डेट मैंने देखो एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहां से लेकर यहां तक कितना चला, मान लो कि यहां से यहां तक मैं 5 चला, कितना चला बेटा, 5 सेंटीमीटर चला।
यहां से लेकर यहां तक कितना चला, मान लो कि 10 सेंटीमीटर चला। कितना चला बेटा, 10 सेंटीमीटर। अब देखो आर की जगह पे क्या रख दो, 10 सेंटीमीटर रख दो। उसी प्रकार देखो रेडियस की जगह पे क्या रख दो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रखो। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 टू जा कितना आ गया, 10। तो यानी कि कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 रेडियन। तो आर ए डी कितना आ गया, 2 रेडियन। ये डिग्री में नहीं आएगा, ये थीटा के वैल्यू डिग्री में कभी नहीं आएगा, किस में आएगा बेटा, हमेशा रेडियन में आएगा। तो इसका मतलब सर कि प्लेन एंगल को क्या बोलते हैं, 2D एंगल बोलते हैं, और इसको हमेशा किस में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में। मतलब इसकी जो थीटा की जो वैल्यू आती है हमेशा किस में आती है, रेडियन में नहीं आती है ना। हमेशा इसकी जो थीटा की जो वैल्यू आती है वो हमेशा किस में आती है, रेडियन में आती है, मतलब डिग्री में नहीं आती है। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल देखो नाम से पता चला सॉलिड एंगल। अब आपने आइसक्रीम आइसक्रीम तो खाया होगा, यहाँ पे बहुत आइसक्रीम खाया होगा, मुझे लगता है लड़कियों को लड़कों बहुत पसंद है आइसक्रीम यहाँ पे। तो मान लो कि आइसक्रीम जो कोन होता है, अब आइसक्रीम कोन में जो एंगल दिखता है आपको, ये जो एंगल दिखता है बेटा यहाँ पे नीचे का, ये क्या कहलाता है बेटा, एक 3D एंगल होता है। ये क्या होता है, 3D एंगल होता है। तो सॉलिड एंगल कैसा एंगल है बेटा, ये एक 3D एंगल होता है। यहाँ पे एक 3D एंगल है यहाँ पे। ओके, अब इसका असाइनमेंट क्या होता है, मतलब इसको किसमें मेजरमेंट करते हैं, इसको हमेशा स्टे रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। स्टे रेडियन में हमेशा मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो इसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं, स्टे रेडियन में। और प्लेन एंगल को किसमें मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में। ओके, मतलब अगर आपको इसको एंगल को मेजरमेंट करना है तो आप किसमें करोगे, स्टे रेडियन में। अगर आपको इसको एंगल को मेजरमेंट करना है तो आप क्या करोगे, रेडियन में मेजरमेंट करोगे। अब जैसे कि बताओ बेटा यहाँ पे कि आपका पाई क्या है बेटा, एक रेडियन है। अब एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, यहाँ पे 360 डिग्री के बराबर होता है। अब जैसे कि बात करो यहाँ पे कि एक रेडियन में, रेडियन को यहाँ पे देखो सी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कि रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। ओके, यहाँ पे तो अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि क्वेश्चन मान लो कि यहाँ पे, मान लो कि क्वेश्चन यहाँ पे मान लो कि पाई अपॉन 4 रेडियन है। मान लो कि ये क्या है, पाई अपॉन 4 रेडियन है। इसको अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई किसमें कर दोगे, पाई बाय 4 में कर दोगे। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 4 कितनी बार जा रहा है, देखो यहाँ पे 45 बार में यहाँ पे जा रहा है। तो 45 डिग्री के आ गया इसका आंसर। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आपको अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करोगे, 180 अपॉन पाई के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अगर मान लो कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री, यहाँ पे क्या है, रेडियन है। तो यहाँ पे देखो 180 को इस साइड लेके जाओ तो पाई अपॉन कितना आ गया, 180 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 1 डिग्री। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि मान लो कि मेरे पास मान लो कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 45 इंटू पाई अपॉन 180 में कर दूंगा। तो आप देखो 45 बन जा 45, ये 4 बार में आ रहा है 180, तो कितना आ गया, देखो पाई अपॉन 4 रेडियन आ गया। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, पाई अपॉन 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया, कितना आ गया 45। अब मैंने 45 डिग्री को ही मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, कितना आ गया, पाई अपॉन 4। तो यानी कि इसको नोट डाउन कहीं कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको ये सब आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे फिजिक्स होता क्या है। उसके बाद अगर फिजिक्स समझना है तो क्या पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता होना जरूरी है। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कि वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स, मास, ये सब क्या लेंथ आपकी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कैटेगराइज कर दिया, जैसे कि पहली होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी क्या होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड क्या होती है आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था, ये कैसी क्वांटिटी है, जिनके पास खुद की एक यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब सेकंड मैंने आपको क्या बताया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब मैंने उसी प्रकार आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बताया। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में 2 एंगल होते हैं, एक प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल, और प्लेन एंगल को 2D एंगल बोलते हैं, इसका असाइन क्या होता है, रेडियन। उसी प्रकार आपका सॉलिड एंगल को एक 3D एंगल होता है, इसको किस में मेजरमेंट करते हैं, स्ट्रेट रेडियन मेजरमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं यूनिट पर।
ओके, क्योंकि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी अगर समझना है तो आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट आपको पता होना चाहिए। जब तक अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट अगर आपको नहीं पता तो फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बेटा अगर फिजिक्स समझना क्या पता होना चाहिए, फिजिक्स को अगर समझना हो तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। वैसे अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को समझना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस यूनिट का पता होना बहुत जरूरी है, जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर पाओगे। ओके, तो मुझे लगता है आपने कॉपी कर लिया होगा, एक बार कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके, तो मुझे लगता है आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे इसको मिटा देता हूं यहां पे। अब देखिए, हमने ये देखा था कि अगर फिजिक्स को डिफाइन करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो फिजिकल क्वांटिटीज पता होना चाहिए, जब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। लेकिन अब देखिए, अगर फिजिकल क्वांटिटीज को समझना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यूनिट्स पता होना चाहिए, यूनिट्स। क्योंकि अगर आपको यूनिट्स पता नहीं है प्यारे बच्चों तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज आपको डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो यूनिट चाहिए, दूसरा हमको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर पाओगे। जैसे कि यहां पे बताता हूं, यहां पे जैसे कि एक वेलोसिटी है और आपने सुना होगा वेलोसिटी, मान लो कि आप लिखता हूं 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जो वेलोसिटी है ना प्यारे बच्चों, ये आपका क्या कहलाता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, लेकिन ये जो 2 है देखो, ये आपका क्या कहलाता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है। और उसी प्रकार यहां पे ये जो आपका मीटर पर सेकेंड है, ये आपका क्या कहलाएगा, एक यूनिट कहलाएगा। यानी वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या कहलाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि देखो यहां पे अगर मैं इस वेलोसिटी को डिफाइन कर पा रहा हूं तो किसकी मदद से कर रहा हूं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू से और एक तो यूनिट को। इसीलिए इसका मतलब यह है कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज को समझना है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस यूनिट की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जब तक अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पता नहीं है तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने एक और एग्जांपल लिया, यहां पे लिख दिया फोर्स। अब लिखा यहां पे फोर्स 5। अब आप बोलोगे सर यहां पे फोर्स 5 है, अब 5 इज व्हाट, मतलब 5 क्या। तो अगर मैं इस 5 के जस्ट बगल में यहां पे क्या लिख दूं, न्यूटन, तो आपका अच्छा फोर्स मतलब क्या है, ये 5 न्यूटन है। लेकिन अगर यहां पे आप लिख दूं, मैं यहां पे एसेलिएशन मान लो कि यहां पे लिख देता हूं, एसेलिएशन मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देता हूं। अब देखो एसेलिएशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मैं अब एसेलिएशन को क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर पा रहा हूं। बट अगर मैं एसेलिएशन को ऐसे लिखता बेटा, यहां पे एसेलिएशन को यहां पे ओनली 4 लिखता, अब आप भी बोलते हैं बेटा कि सर एसेलिएशन 4 क्या, आप क्या बताना चाह रहे हो, कि बेटा मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं, सिंपल सी बात यही है कि अगर 4 के पीछे जस्ट अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया तो ये एसेलिएशन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो यानी कि हमने ये समझा कि जो एसेलेरेशन होगा ये आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा और ये जो 4 होगा ये क्या कहलाएगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगा। उसी प्रकार ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये आपका क्या कहलाएगा, एक यूनिट कहलाएगा। यानी कि सर अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटीज को समझना है तो ये मुझे यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू उस फिजिकल क्वांटिटीज की पता होना जरूरी है। जब तक अगर मुझे ये यूनिट्स और उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू जब तक मुझे पता नहीं होगा तो मैं उस फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, है ना। अब देखिए यहां पे, अब इस यूनिट्स के मैंने बहुत सारे क्या कर दिए, कैटेगराइज कर दिए यहां पे यूनिट्स। ओके, तो यहां पे देखिए जैसे कि यूनिट्स के मैंने यहां पे यूनिट्स को यहां पे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया। तो सबसे पहले आएगा एसआई सिस्टम, मतलब एसआई यूनिट आएगा सबसे पहले, फिर आएगा आपका सीजीएस सिस्टम, फिर आएगा आपका एमकेएस और फिर आपका आएगा बेटा यहां पे एफपीएस। ओके, तो यानी इस यूनिट्स के मैंने आपके 4 डिवाइस कैटेगराइज कर दिया। अब आपको पता है बेटा एसआई यूनिट, अब देखो पहले एसआई यूनिट बता देता हूं, ये 1971 में क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, मतलब सभी कंट्रीज के लोग आए थे यहाँ पे 1971 में, और 1971 में सभी कंट्रीज में मिलके क्या बना दिया, एक यूनिट बना दिया और उस यूनिट को क्या बोल दिया, एसआई यूनिट बोल दिया।
जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले क्या होता था, पहले 1971 से पहले क्या होता था कि हर कंट्रीज में क्या होता है, जो मेजरमेंट्स होते थे वो अलग अलग होते थे। जैसे कि मान लो कि मेरा एक शूज है, मतलब कि मान लो कि शूज है 7 नंबर का लगता है, और मेरा कोई फ्रेंड, ये 1971 से पहले बता रहा हूं कि मान लो कि मेरा शूज का साइज मान लो कि 7 नंबर, और मेरा फ्रेंड कोई इंग्लैंड में रहता है, ब्रिटेन में रहता है, कहीं भी रहता हो, मैंने उससे बोला कि भाई मेरे लिए शूज लेके आना 7 नंबर का। अब भाई वो शूज लेने चला गया। अब वो जो शूज लेके आएगा ना, देखना वो हो सकता है बड़ा हो या हो सकता है छोटा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे जो मेजरमेंट ऑफ सिस्टम है वहां का अलग है, बस इंडिया के क्या है अलग है। तो यानी सभी कंट्रीज का क्या था, अलग अलग था, तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होता रहता था आपस में। तो यानी कि एक दिन क्या हुआ 1971 में, सभी कंट्री लोगों ने क्या किया, एक बैठक की। जब ये बैठक हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 बेस क्वांटिटीज यहां पे बताया। यानी कि हर कंट्रीज में एक ही सिस्टम चलेगी जिसका क्या नाम है, एसआई यूनिट। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, 1 मीटर बराबर आप सभी को पता है प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो यहां पे क्या है, अब सभी कंट्री में 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। अब जैसे पहले क्या होता था, हर कंट्री में मास को अलग अलग से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ 1971 में के बाद से मास को किसमें रिप्रेजेंट किया जाने लगा, केजी में। उसी प्रकार लेंथ को किसमें किया जाने लगा, सभी को मीटर में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। यानी कि 1970 में कुछ एसआई यूनिट्स बनी और वो हर कंट्री में क्या हुई, इंप्लीमेंट हुई, यानी हर कंट्रीज को उसी को मानते हुए चले आए अभी तक, है ना। जैसे कि देखो ये 7 प्रकार की एसआई यूनिट होती है, यहां पे 7 टाइप्स की एसआई यूनिट होती है, और इसी 7 टाइप की एसआई यूनिट को क्या बोला जाता है, बेस क्वांटिटीज, यानी बेस क्वांटिटीज। और इसको एक और नाम से बोला जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। अब सर ये होती क्या है, देखो 7 प्रकार की होती हैं। जैसे कि पहले आपको यहां पे पता होगा, सबसे पहला होता है बेटा यहां पे मास। अब मास को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में। यानी अगर मुझे मास को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किसमें करूंगा बेटा, केजी में। उसी प्रकार यहां पे क्या होता है, सेकंड लेंथ। अब अगर मान लो कि मुझे लेंथ को मेजरमेंट करना है तो किसमें मेजरमेंट करूंगा, मीटर में। यानी हर कंट्री में, एक कंट्री की बात नहीं हो रही, हर कंट्री में अगर लेंथ को मेजरमेंट कोई करेगा तो किसमें करेगा, मीटर में करेगा। इससे पहले कुछ और होता था। उसी प्रकार अगर बात करो यहां पे टाइम को, टाइम को किसमें मेजरमेंट करेंगे बेटा, यहां पे सेकंड में मेजरमेंट करेंगे, लेकिन पहले कुछ और था। अब फोर्थ की बात करूं यहां पे, करंट की बात करूं यहां पे, करंट। अब करंट को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, यानी करंट को किसमें मेजरमेंट करते हैं, आपको पता होगा एम्पियर, और एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, ओके। अब फिफ्थ आता है बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, तो मैंने बता दिया। सेकंड और फिफ्थ आता है यहां पे बेटा टेम्परेचर। अब जैसे टेम्परेचर को अगर आपको मेजरमेंट करना है तो किससे मेजरमेंट करोगे, केल्विन से यहां पे। उसके बाद सिक्स आता है यहां पे सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस ऑफ मटेरियल। तो सब्सटेंस ऑफ मटेरियल को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेवंथ जो आता है यहां पे लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। अब लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये कि 7 प्रकार की जो आप एसआई यूनिट्स देखते हो, इसी को क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी, और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार की स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, 7। तो मास को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, है ना, सब्सटेंस ऑफ मटेरियल को मोल में, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी को कैंडेला में तो मेजरमेंट करते हैं। अब बात आई यहां पे सीजीएस सिस्टम की। तो यहां पे देखो, यहां पे सी मतलब क्या, सेंटीमीटर, जी मतलब क्या, ग्राम, एस मतलब क्या, सेकंड। तो यहां पे देखो सबसे पहले आता है मास को और टाइम को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ को किसमें मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में, तो लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, सी मतलब सेंटीमीटर, और मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस सिस्टम में टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब बात आते हैं एमकेएस सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं, यहां पे मीटर में। उसके बाद मास को किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में, केजी में। उसके बाद टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एम बोले तो मास, एम बोले तो मीटर, के बोले तो केजी, एस बोले तो सेकंड। अब उसी प्रकार आते हैं एफपीएस सिस्टम।
अब एफपीएस देखो यहां पे, एफपीएस सिस्टम में लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं, यहां पे फुट में, आपने सुना होगा फुट, है ना। तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते हैं, मास को पॉइंट में मेजरमेंट करते हैं। उसी प्रकार यहां पे टाइम को किस में मेजरमेंट करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं यहां पे। तो आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि सीजीएस सिस्टम में टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, और एमकेएस में भी सेकंड में, और एफपीएस में भी सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखो यहां पे सभी का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि सीजीएस की बात करूं, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। एमकेएस में लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। उसी प्रकार एफपीएस में लेंथ को फुट में, मास को पॉइंट में, टाइम को सेकंड में। वहां पे अलग अलग मेजरमेंट्स होने लगे, यानी कि सभी को मेजरमेंट्स साथ में लेके चलने लगे। तो अब हमने देख लिया है प्यारे बच्चों कि हमने यूनिट्स क्या होती हैं, उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स को डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा डायमेंशन एनालिसिस, और जो कि बहुत मजा आने वाला है। उसमें हम सारे जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं सभी का डायमेंशन निकालेंगे, और साथ ही साथ में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो थैंक यू।